दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी के माध्यम से आयोजित होने वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन ओटीआर कंप्लीट करना होगा आवेदन शुरू होने से पहले, ऐसा आयोग ने कहा हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि जब आवेदन शुरू हो जाएंगे 28 जुलाई से, क्या उसके बाद हम ओटीआर नहीं कर सकते? देखिए, आयोग ने आपको सहूलियत के लिए बोला हुआ है कि आवेदन शुरू से पहले आप ओटीआर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आवेदन में आपसे ओटीआर नंबर मांगा जाएगा। और इसलिए अभी चूंकि साइट पर कंजेशन कम है, जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे तो ओटीआर वाले कैंडिडेट भी होंगे, साथ ही साथ फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट भी होंगे, तो बाद में जाकर के साइट और ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं साइट पर, साइट सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। तो अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है या फिर टैबलेट है या फिर अगर आप मोबाइल से भी फिल करना चाहते हैं तो भी मोबाइल से हो जाएगा। आप देर रात या फिर सुबह सुबह अगर आप ट्राई करेंगे तो वेबसाइट सही से रिस्पॉन्ड कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पर कंजेशन कम होता है, जिसकी वजह से सर्वर सही से रिस्पॉन्ड कर पाता है और आप आवेदन कंप्लीट कर पाएंगे। किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेक श्योर आप ऑनलाइन आवेदन करते समय जरूर देख लीजिएगा पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। अब आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं महिलाओं को लेकर के, क्योंकि महिलाओं के नेम में, उनके हाई स्कूल के मार्कशीट में नेम के आगे कुमारी लगा हुआ है। साथ ही साथ जो मैरिड वुमन कैंडिडेट हैं उनके लिए नाम कई बार बदला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम पुष्पा सिंह है और कई लोग शादी के बाद पुष्पा देवी लगाने लग जाते हैं, या फिर अपने हस्बैंड का जो टाइटल होता है वो लगाने लग जाते हैं। ठीक है, तो उस दौरान क्या आपके नाम में इस तरीके से अगर कुछ परिवर्तन हुआ है तो आपको नेम का जो टाइटल होगा वो क्या रखना होगा, जो आपके आधार कार्ड में है या फिर जो आप सरनेम यूज कर रहे हैं वो लगाना है। साथ ही साथ जब आप आवेदन करते हैं तो अगर आप क्लेम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के निवासी होने का या फिर यहाँ का आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट होगा वो किसके साइड का होगा, फादर के साइड का या फिर हस्बैंड के साइड का। साथ ही साथ नेम के आगे जो कुमारी लगा रहता है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा महिला कैंडिडेट परेशान हैं कि क्या उनको करना है, कुमारी लगाना है या नहीं लगाना है। और जैसे इनका बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे बीए हो गया, एमए हो गया, उसमें कुमारी इनका नहीं लगा हुआ है, तो क्या इनको कुमारी लगाना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि बीपीएससी में इसको लेकर के प्रॉब्लम हुई थी और इनको एफिडेविट उस समय बनवाना पड़ा था। तो क्या प्रोसेस है यूपीपीएससी में और क्या आपको कुमारी लगाना चाहिए या फिर महिलाओं से जुड़ी हुई जितने भी आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे उन सबका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके जितने भी मार्कशीट या फिर डिग्रीज होंगी उनमें एक ही डिग्री ऐसी होती है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है और वो है आपका 10th का मार्कशीट। इसी वजह से जो भी आपके डिटेल्स मांगे जाते हैं आवेदन करते समय वो 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही मांगे जाते हैं, और 10th के मार्कशीट में जो आपका डिटेल मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके फॉर्म में डिटेल भरनी चाहिए। अब प्रॉब्लम तब आ जाती है जब बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बोर्ड्स के द्वारा 10th के मार्कशीट में महिला के नाम के आगे कुमारी लगा दिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं किसी का नाम मान लेते हैं पूजा है, पूजा और सिंह है उनका नाम, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके नाम के आगे अगर कुमारी लगा हुआ है तो क्या फॉर्म में भी कुमारी लगाना होगा, क्योंकि 10th के अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये जो कुमारी वर्ड लगा हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला है या फिर आपने इंटेंशनली खुद से लगाया हुआ है। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला है और बाकी के आपके आगे के एकेडमिक मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट में आपका कुमारी नहीं लगा हुआ है तो फिर आपको फॉर्म भरते समय कुमारी वर्ड का यूज नहीं करना है। लेकिन अगर आपके 10th के मार्कशीट में कुमारी वर्ड लगा हुआ है और इसको आपने आगे कंटिन्यू किया, कई महिलाएं जो होती हैं वो इसको आगे कंटिन्यू करती हैं, जैसे कि उन्होंने इंटरमीडिएट में भी लगाया, उसके बाद से ग्रेजुएशन में भी उन्होंने लगाया, उसके बाद से बीएड किया उसमें भी उन्होंने लगाया, उसके बाद से जितने भी डॉक्यूमेंट है उसमें उन्होंने कुमारी लगा दिया है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपके 10th के मार्कशीट में ये कुमारी लगा हुआ था, लेकिन बाद के डॉक्यूमेंट में कुमारी नहीं लगा आता है, यानी कि वो इंटेंशनली आपने वहाँ पर लगाया हुआ है। जब आपने इंटेंशनली सभी डॉक्यूमेंट में कुमारी लगाया हुआ है तो फिर ये आपके नाम का हिस्सा माना जाता है।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके 10th के मार्कशीट में कुमारी लगा हुआ है और बाकी के किसी डॉक्यूमेंट में कुमारी नहीं लगा हुआ है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, आपके नाम का हिस्सा नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 10th के मार्कशीट में कुमारी लगा हुआ है नाम के आगे और बाकी के भी जितने भी एकेडमिक डिटेल्स हैं, आपके जितने भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट है, सब में अगर आपने इंटेंशनली कुमारी वर्ड लगा लिया है तो फिर जो बोर्ड वाला कुमारी था, हाई स्कूल वाला, उसको भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस नाम को आगे कैरी किया। अगर कैरी नहीं किए रहते इंटरमीडिएट में या फिर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, बीएड में अगर कैरी नहीं किए रहते, इसको आगे नहीं बढ़ाते, इसका मतलब ये माना जाता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला है और इसको आपके नाम का हिस्सा नहीं माना जाता। और भले ही आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में कुमारी आपके नाम के आगे लगा हुआ है, लेकिन आप इसको फॉर्म में नहीं भरते। क्यों? क्योंकि ये तब बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता, बोर्ड की तरफ से माना जाता। लेकिन चूंकि इस कुमारी वर्ड को आगे आपने कंटिन्यू किया इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, बीएड में, तो फिर ये आपके नाम का हिस्सा हो जाता है और इसको आपके फॉर्म में लगाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये दोनों सिचुएशन मैंने बता दी। दोनों सिचुएशन के हिसाब से आप अपना कंडीशन देख लीजिएगा कि आपके केवल हाई स्कूल में है या फिर इंटरमीडिएट तक ही केवल सीमित है या फिर इसको आगे भी आपने कंटिन्यू किया है। अगर आगे कंटिन्यू किया, इसका मतलब ये माना जाएगा कि इंटेंशनली आपने इस नाम को आगे फॉरवर्ड किया है, आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। इसका मतलब कि आप ये पूरा नाम चाहते थे और ये आपके नाम का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको आपके नाम में कुमारी लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि फॉर्म भरते समय वहाँ पर कैंडिडेट नेम में यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम लिखा हुआ है, तो कुमारी लिख करके जब हम स्पेस दे रहे हैं और ये नाम लिखना चाहते हैं तो वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर कुमारी के बाद डॉट नहीं ले रहा है। देखिए, जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, डॉट हो गया या फिर ये चीज़ें, वो कई वेबसाइट के द्वारा ब्लॉक कर दी जाती हैं और वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो कुमारी अगर आपके नाम का हिस्सा है तो पहले वाले कॉलम में आपको कुमारी लिखना पड़ेगा, दूसरे में आपको यहाँ पर मान लीजिए पूजा इनका नाम है तो पूजा लिखना पड़ेगा, मिडिल नेम आपका पूजा हो जाएगा और लास्ट नेम आपका सिंह हो जाएगा। ये किसके लिए? अगर कुमारी उनके सभी एजुकेशनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट में उन्होंने लगाया हुआ है तब ये नाम का हिस्सा हो जाएगा, तब आपको कुमारी लगाना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट आपका नेम कुमारी माना जाएगा, मिडिल नेम पूजा माना जाएगा और लास्ट नेम सिंह माना जाएगा। लेकिन केवल हाई स्कूल में या फिर इंटरमीडिएट तक सीमित है, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, बीएड में आपका नहीं है, तो ये आपके नाम का हिस्सा नहीं है, तब आप कुमारी नहीं लगाएंगे, बल्कि फर्स्ट नेम में आपका डायरेक्टली यहाँ पर पूजा आएगा और मिडिल नेम आपका खाली रहेगा, कुछ भी नहीं भरना है, और लास्ट नेम में आपका सिंह हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं कि मेरे हाई स्कूल में कुमारी लगा हुआ है, बाकी के डॉक्यूमेंट्स में भी मेरा कुमारी लगा हुआ है, लेकिन आधार कार्ड में मेरा कुमारी नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो भी नाम आपने आगे के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आगे प्रोसीड किया वो आपके नाम का वो हिस्सा हो गया, यानी कुमारी आपके नाम का हिस्सा है, और आधार कार्ड में भी वो कुमारी आपको लगवाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका पूरा नाम कुमारी के तौर पर जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको आगे भी फॉरवर्ड किया, आगे भी इसको आगे कंटिन्यू रखा। अगर आप कुमारी नहीं चाहते तो आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं करते, लेकिन इंटेंशनली आपने कंटिन्यू किया, इसलिए ये आपके नाम का हिस्सा माना जाएगा। अगर आपने हाई स्कूल के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड सब में कंटिन्यू किया, यानी कि ये आपके नाम का हिस्सा है। बाय डिफ़ॉल्ट तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक केवल रहता है, उसके बाद अगर आपके मार्कशीट में ये लगा हुआ है, इसका मतलब कि इंटेंशनली आपने लगाया हुआ है, और इंटेंशनली लगाया यानी कि ये आपके नाम का हिस्सा माना जाता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। और जब आपके नाम का हिस्सा है तो जो भी आप आईडी प्रोड्यूस करेंगे वो भी आपके नाम का ही होना चाहिए, मतलब कुमारी उसमें भी लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि मेरा हाई स्कूल में लगा हुआ है, इंटरमीडिएट में लगा हुआ है, उसके बाद से मैंने ग्रेजुएशन में लगा दिया और बीएड में छोड़ दिया। तो वहाँ पर आपको एक एफिडेविट बनवा करके देना पड़ेगा कि कुमारी पूजा सिंह, या फिर पूजा सिंह अगर किसी डॉक्यूमेंट में है तो आपको एफिडेविट बनवा करके देना पड़ेगा कि कुमारी पूजा सिंह और पूजा सिंह दोनों एक ही कैंडिडेट हैं। आपको एफिडेविट बनवा करके देना पड़ेगा, क्योंकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसके बाद अगर आपने लगाया बाय मिस्टेक या फिर गलती से अगर लग गया तो वो माना जाएगा कि इंटेंशनली आपने लगाया हुआ है और दूसरे डॉक्यूमेंट में नहीं है, मतलब कि ग्रेजुएशन में है और पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं है या फिर बीएड में नहीं है। तो एक में आपने इंटेंशनली लगा दिया और दूसरे में इंटेंशनली नहीं लगाया, इसका मतलब ये हो गया कि ये कैंडिडेट की मिस्टेक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक होगा, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट कुमारी लिख करके नहीं आता है। और अगर बाकी में
किसी में कुमारी है, किसी में कुमारी नहीं है, तो ये माना जाएगा कि दोनों अलग अलग कैंडिडेट हैं। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबको पता है कि केवल बोर्ड एग्जाम यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक ही होगा, बाकी के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीएड में नहीं होगा। और वहाँ पर किसी में है, किसी में नहीं है, इसका मतलब कि कैंडिडेट की गलती है कि एक जगह आपने लगाया, दूसरी जगह नहीं लगाया, तो ये माना जाएगा कि दोनों अलग अलग कैंडिडेट हैं। और उस कंडीशन में आपको एक एफिडेविट बनवा करके देना पड़ेगा कि कुमारी पूजा सिंह और पूजा सिंह दोनों एक ही कैंडिडेट हैं और दोनों के डॉक्यूमेंट ये हैं, ठीक है, तब वो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि हम फॉर्म में क्या भरें, तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटेंशनली अगर आपने इसको कंटिन्यू किया है तब तो आपको कुमारी लगाना पड़ेगा फॉर्म में भी, और इंटेंशनली अगर कंटिन्यू नहीं किया है, केवल बाय डिफॉल्ट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक सीमित है, तो फिर आप कुमारी को स्किप कर सकते हैं, केवल और पूजा सिंह इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट नेम में पूजा आ जाएगा और लास्ट नेम में सिंह आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। और हाँ, एक चीज़ और, मान लेते हैं किसी का हाई स्कूल में कुमारी लगा हुआ है, उसके बाद से बाय डिफ़ॉल्ट वाला इंटरमीडिएट में भी लगा हुआ है, उसके बाद ग्रेजुएशन में नहीं लगा, पीजी में नहीं लगा, बीएड में नहीं लगा, और उनके आधार कार्ड में भी नहीं लगा, पैन कार्ड में भी नहीं लगा, तो क्या आधार पैन कार्ड में करवाना पड़ेगा? नहीं करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक ही उनका सिर्फ कुमारी लगा हुआ है, बाकी के डॉक्यूमेंट में उनका कुमारी नहीं लगा हुआ है। यानी कि ये माना जाएगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला है, इंटेंशनली कुमारी नहीं लगाया गया है, इस वजह से आपके आईडी कार्ड में भी कुमारी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ी दूसरी समस्या है, मैरिड होने के बाद से उनके सामने आती है कि मान लेते हैं किसी लड़की का नाम पूजा सिंह है, ठीक है, पूजा, ये हाइपोथेटिकल नेम मैं ले रहा हूँ, किसी का नाम अगर पूजा सिंह या फिर जो भी नाम मैं आगे लूँगा इस वीडियो में अगर आता है तो उसे बस इत्तेफाक समझिएगा, ठीक है। किसी का नेम मैं सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन को समझाने के लिए ले रहा हूँ। मान लेते हैं किसी का नाम पूजा सिंह है महिला का, और उनकी शादी मान लेते हैं राहुल शर्मा से हो गई, तो ये एक इंटरकास्ट मैरिज है, मतलब अलग अलग जाति में शादी हुई है। शादी के बाद जनरली ये देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो अपने हस्बैंड का सरनेम यूज करने लगती हैं। मतलब कि इन्होंने मान लीजिए इनका एक्चुअल नाम इनके हाई स्कूल में पूजा सिंह था, लेकिन शादी के बाद अब ये अपना नाम पूजा शर्मा लिखने लग गई। तो उस कंडीशन में फॉर्म भरते समय क्या सरनेम यूज करना चाहिए? अब इनका ये प्रश्न है कि मान लीजिए आधार कार्ड में अलग है और डॉक्यूमेंट में अलग है। आधार कार्ड में मान लेते हैं शादी के बाद उन्होंने अपना सरनेम चेंज करवा लिया, और डॉक्यूमेंट में तो चेंज होगा नहीं क्योंकि उस समय आपका वो डॉक्यूमेंट था आपके फादर के नाम से, मतलब जो भी आपको टाइटल मिला होगा उस नाम से। तो फॉर्म में आपको क्या लगाना चाहिए? देखिए, आपका नाम शादी के बाद इस तरीके से नहीं बदल जाता कि आपने किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर लिया जिसका टाइटल अलग था। आपका टाइटल तभी बदल सकता है जब इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। इसके लिए आपके पास वैलिड जो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होना चाहिए, और नाम बदलवाने का भी आपके पास प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नाम इस तरीके से केवल रख लेने से सरनेम चेंज नहीं होता है, ठीक है, उसका लीगल डॉक्यूमेंट बनता है। अगर आपके पास वो है तब तो आप इसको कंटिन्यू करिए, अन्यथा की कंडीशन में जो आपका हाई स्कूल में नाम है वही नाम चलेगा। आपने आधार कार्ड में अगर सरनेम चेंज करा लिया, आपके हाई स्कूल में नाम अलग है, तो आपको फॉर्म में ये हाई स्कूल वाला ही भरना पड़ेगा। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि आपका अब लीगल जो नेम है वो पूजा शर्मा होगा, ना कि पूजा सिंह होगा। उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, और वो चीज़ें अगर नहीं है तो आपका लीगल नेम पूजा सिंह ही माना जाएगा जब तक कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो मैरिड कैंडिडेट सरनेम अगर अपना उन्होंने चेंज किया हुआ है, तो अगर प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन है तब तो आप चेंज वाला सरनेम यूज कर सकती हैं, अन्यथा की कंडीशन में आपको हाई स्कूल वाला ही यूज करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। चलिए, इसके बाद से अगला जो प्रश्न है वो है कि डोमिसाइल में क्या लिखना है, फादर के साइड का या फिर हस्बैंड के साइड का। देखिए, यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि महिला की जब शादी हो जाती है तो वो फादर के साथ नहीं बल्कि हस्बैंड के साथ रह रही होती हैं, और इसलिए उनका जो निवासिता होगा वो अब किससे जाना जाएगा? वो हस्बैंड की निवासिता के आधार पर उनका निवास तय हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो जाति होती है वो जन्म से मानी जाती है। मान लेते हैं किसी एक महिला का जन्म हुआ और उनके जो फादर थे वो एससी कैटेगरी से थे और उन्होंने शादी कर लिया ओबीसी कैटेगरी के किसी कैंडिडेट से, तो शादी के बाद उनका कास्ट चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जाति जो होता है वो हमें जन्म से मिलता है, ऐसा कोर्ट के भी फैसले हैं और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का अपना दिशा निर्देश है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। मतलब कि
जो जन्म से आपको जाति मिली वही जाति आपका माना जाएगा। इस वजह से जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो हमेशा आपके फादर के बिहाफ पर बनेगा, मतलब कि आपके फादर का जो कास्ट होगा वहीं आपका भी कास्ट माना जाएगा। मान लीजिए कि कोई एक सवर्ण कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट, और उसने किसी एससी कैटेगरी से शादी कर लिया, तो शादी के बाद आपका कास्ट एससी नहीं माना जाएगा, आप अभी भी अनरिजर्व कैटेगरी में माने जाएंगे क्योंकि आपके पिता अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो आपके फादर के बिहाफ पर बनेगा और जो डोमिसाइल बनता है वो आपके हस्बैंड के बिहाफ पर बनेगा। अब इसमें कुछ और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की ये वैकेंसी है, तो उत्तर प्रदेश के निवासी को ही यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की महिला कैंडिडेट है यूपी की, और इनकी शादी भी यूपी में हुई, इनकी शादी भी यूपी में हुई, तो इनका डोमिसाइल कहाँ का है? यूपी का। भले ही उनके हस्बैंड जो हैं वो यूपी के हैं और फादर भी यूपी के हैं, तो जाहिर सी बात है हस्बैंड के साथ रह रही होंगी, तो इनका डोमिसाइल कहाँ का हुआ? यूपी का। तो जब यूपी के ये निवासी मानी जा रही हैं तो क्या इनको आरक्षण का लाभ मिलेगा? अब आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनके फादर की कास्ट क्या है, उनके फादर की कास्ट क्या है। अगर वो आरक्षण के लिए एलिजिबल है तो आरक्षण मिलेगा, अन्यथा की कंडीशन में नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मान लीजिए फीमेल कैंडिडेट है और वो यूपी के बाहर की हैं, मान लेते हैं कि वो बिहार की हैं, लेकिन उनकी शादी यूपी में हो गई, उनकी शादी यूपी में हो गई, तो डोमिसाइल उनका कहाँ का हो गया? उनके फादर के बिहाफ पर उनका डोमिसाइल यूपी का हो गया। और जब यूपी की वो डोमिसाइल रखती हैं, यूपी की निवासिता रखती हैं, तो यूपी का आरक्षण लेने के लिए वो एलिजिबल है, तो क्या उनको यूपी का आरक्षण मिलेगा? इसके लिए देखना ये होगा कि बिहार में जो उनके फादर की कास्ट है वो फादर की कास्ट क्या उत्तर प्रदेश में भी उसी कास्ट में आती है? क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टेट लेवल पर अलग अलग कास्ट होते हैं, और कोई कास्ट को किसी एक राज्य में ओबीसी में रखा गया है तो किसी दूसरे राज्य में हो सकता है वो एससी कैटेगरी में चला जाए। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो जो जाट होता है वो उत्तर प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी में आता है, लेकिन सेंट्रल लेवल पर आप देखेंगे, सेंट्रल लेवल पर तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में आता है। तो वहीं पर चीज़ों को आपको समझना होगा कि अगर आपकी शादी किसी दूसरे राज्य से होकर के यूपी में आई हैं तो यूपी में वो जाति क्या एलिजिबल है उस कास्ट में जहां से आप आई हुई हैं। जैसे बिहार में मान लीजिए कोई एक महिला कैंडिडेट, उनके फादर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उस महिला का भी कास्ट ओबीसी माना जाएगा। और अगर उनकी शादी यूपी में हुई है लेकिन वो कास्ट यूपी के ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करती है, तो आपको यहाँ पर आरक्षण क्लेम नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करती हैं और यूपी में शादी हुआ है और निवासिता चूंकि आपकी यूपी हो चुकी है, क्यों? क्योंकि आपकी शादी यूपी में होने की वजह से आपके हस्बैंड यूपी के निवासी होंगे और इसके बिहाफ पर आपका डोमिसाइल यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर दूसरे स्टेट से आप आई हैं और यहाँ पर आपके स्टेट का जो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा, बल्कि सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा आपके स्टेट से। मतलब बिहार से आप आ करके यूपी में शादी हुई और यूपी में निवासी हो गई, तो बिहार का स्टेट लेवल नहीं चलेगा बल्कि बिहार का सेंटर लेवल वाला चलेगा, क्योंकि स्टेट लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है वो बस उसी राज्य तक सीमित होता है, जबकि सेंटर वाला जो होगा वो अदर स्टेट में अलाउ हो जाएगा। तो स्टेट लेवल का आपको पहले कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और उसके बिहाफ पर आपको उत्तर प्रदेश से कास्ट सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे आप। मतलब कि मान लीजिए बिहार की कोई महिला कैंडिडेट है तो सबसे पहले बिहार का सेंटर लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनेगा, उसके बिहाफ पर यूपी के स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर आरक्षण क्लेम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब मान लेते हैं कि किसी ने सेंटर लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया लेकिन यूपी में स्टेट लेवल का अभी नहीं बना हुआ है, तो इस तरीके की चीज़ों में थोड़ा सा समय आपको दे दिया जाता है काउंसलिंग के समय, कि आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने का समय दे दिया जाता है कि आप स्टेट लेवल का बना करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कब तक का बना हुआ होना चाहिए? देखिए, जब भी हम आवेदन करते हैं तो आवेदन करते समय सारी एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। आवेदन की जो अंतिम तिथि है उस दिन तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कितना पुराना है कितना है वो चलेगा, मान लीजिए 4 साल 5 साल पुराना है तो कम से कम आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और प्रूफ ऐसा नहीं कि केवल बोल देने से या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बिना, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उस डेट से पहले का जो आवेदन की अंतिम तिथि है। अगर वो बहुत पुराना है तो आयोग आपको समय दे सकता है 2-3 महीने कि आप नया इसको बनवा करके सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उस डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए।
अब मैं समझता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है, कन्फ्यूजन रह जाता है, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।